हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का लिखा गया है यहाँ पे। तो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो बीए ऑनर्स का भी हो बच्चा या बीए प्रोग्राम का हो, पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन लिया गया है ये संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में भारत में पंचायत के कार्य और शक्तियों का परीक्षण कीजिए। तो ये दोनों के लिए उपयोगी है और आप लोग इसको पढ़िए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे तक आपको हेल्प मैं कर सकूं। ओके। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम मुझे मोटिवेट मिले और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और नोट्स बना करके दूं कि आप लोगों को पेपर में आप लोग को ईजी रहे। चलिए फिर चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसका नोट्स। तो ये रहा, देखिए, संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में भारत में पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। तो ये रहा आप लोग का आंसर। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया भाग 11 सम्मिलित किया है। इसे पंचायत नाम से उल्लेखित किया गया, ठीक है ना। 73वें संशोधन में अपने संविधान में 11वां भाग को सम्मिलित किया गया है और इसका नाम रखा गया पंचायत। ओके। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इस कानून ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची में जोड़ी। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है पंचायत राज को, और इसमें कितना है, 29 कार्यकारी विषय वस्तु है। इस कानून ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक प्रयोगात्मक आकार दिया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वयं प्रबंधक की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राज्य ही ग्राम पंचायत को व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना, और उनको विभूषित करेंगे कि अच्छे से काम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ये अनुच्छेद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई पंचायतीय पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संविधान का बाध्यता के अधीन है। अतः राज्य सरकार की इच्छा पर न तो पंचायत का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव होना निर्भर करेगा, ठीक है ना। ये जो है, राज्य सरकार की इच्छा पर न तो पंचायत का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव होना निर्भर करेगा, ठीक है। 73वां संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। 73वां संशोधन अधिनियम को दो भागों में बांटा गया है, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक, ठीक है। कानून के अनिवार्य नियम में सम्मिलित है, कानून के अनिवार्य नियम में सम्मिलित है नई पंचायती राज पद्धति। दूसरे भाग में स्वैच्छिक प्रावधान को राज्यों के निर्देशानुसार सम्मिलित किया जाता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य के नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। किसमें? स्वैच्छिक में। अर्थात भारत की संघीय पद्धति में केंद्र और राज्यों के संतुलन को कानून प्रभावित नहीं करता, ठीक है ना। कह रहा है अर्थात भारत की संघीय पद्धति में केंद्र और राज्यों के संतुलन को कानून जो है प्रभावित नहीं करता, फिर भी यह राज्य स्थानीय सरकार यानी मुद्दे पर केंद्रीय कानून है, ठीक है ना, केंद्रीय कानून ही है। कानून राज्य का अधिकार, कानून राज्य का अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करता, जिसे पंचायतों को ध्यान में रखकर पर्याप्त स्वैच्छिक शक्तियां दी गई है, ठीक है ना। पंचायतों को ध्यान में रखकर स्वैच्छिक शक्तियां दी गई है। यह कानून देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का उन्नति में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रातिनिधिक लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर पर तैयार करने की एक युगांतकारी और क्रांतिकारी सोच है, ठीक है। कौन सा? पंचायती राज। इस 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 11 और नई अनुसूचित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना। 11वां अनुसूची बनाया गया और पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। इस अधिनियम को निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं।
जो भी पंचायती राज है या 73वां संशोधन का जो अधिनियम है, उनका निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें क्या क्या होता है? ग्राम सभा, पंचायतों का गठन होता है, चुनाव होता है, आरक्षण, सदस्यों की योग्यता, विषयों का हस्तांतरण हस्तांतरण और ग्राम सभा। ठीक है, ये है। अब ग्राम सभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करे। देखिए, ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध किया गया है। ठीक है ना? पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। ठीक है ना? अनुच्छेद 243 ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। ठीक है ना? किस किस स्तर पे है? जिला स्तर, प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। वहां अगर 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहां पे पंचायत को गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अब देखिए, चुनाव। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। और जिला परिषद के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है ना? जिला परिषद जो आया हुआ है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो आम जनता होता है वो वोटिंग नहीं देगा, वो उन्हीं लोग में से जो चुन कर जाएंगे वही वोटिंग करते हैं, तो जिला परिषद का चुनाव होता है। मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। ठीक है ना? अब यहाँ पे कह रहा है कि मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव जो भी है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, ये कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य सुनिश्चित करेगा। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होगी। हर पंचायती निकाय कितना कहता है? 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि भंग भी होता है तो 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना जरूरी है। निर्वाचित स्थानीय निकायों का अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। 73वें संशोधन पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से होते थे, मतलब कुछ कुछ लोग दे देते थे जो मेन मेन होते थे, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन अब है। आरक्षण, देखिए कहाँ चल गया। आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है? पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में जितना भी यहाँ पे सीट होगा वहाँ पे 1/3 स्थान किसका है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकता है। अगर सरकार जरूरी समझे तो पिछड़ा जो भी वर्ग के लोग हैं उनका भी आरक्षण दे सकता है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है? चेयरपर्सन तक पद का आरक्षण दिया जाएगा। सदस्यों की योग्यता, पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होगी। ठीक है ना? पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यता भी, एलिजिबिलिटी भी आवश्यक होगी। नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो जो भी इसमें खड़ा होगा, जो भी उम्मीदवार होंगे उनका आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। वह व्यक्ति प्रवृत्ति प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना? वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ग्राम सभा है। अब ग्राम सभा के बारे में बोल रहा है। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वैसे काम कर सकती है जैसे कि राज्य विधानमंडल को कानून दिया जा सकता है। ठीक है? तो ये ऐसा काम कर सकती है कौन? ग्राम सभा। प्रावधानों के अनुरूप
ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अगर अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात मध्य साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। यानी पंचायती के जो सीट बंटवारा होगा, जो पंचायती बनाया जाएगा, उसमें लोगों को भी देखा जाएगा कि कितना जनसंख्या है, उसके हिसाब से बंटवारा होगा। राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायत में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, वहां जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण के बारे में बताया जाएगा। अनुच्छेद 243 डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। कौन सा देता है? 243 डी। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होगी, ठीक है ना। 1/3 से कम नहीं होगी जितना सीट है। महिलाओं के लिए आरक्षण अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इसे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो सभी वर्ग जातियों में 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है, मैंने पहले ही बताया था। अध्यक्ष अध्यक्षों के कार्यालयों में आरक्षण, ठीक है ना। अध्यक्षों के कार्यालयों में आरक्षण। गांव या किसी भी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल में कानून के अनुसार ही होगा। जो कानून बना होगा उसी के अनुसार बंटवारा होगा सीटों का। सदस्यों की अयोग्यता। किसी व्यक्ति का पंचायत की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाएगा अगर उसे संबंधित राज्य का विधानमंडल अयोग्य कर देता है या चुनावी उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए कानून अयोग्य घोषित कर देता है। और अगर कोई भी कानून से किसी को अयोग्य घोषित कर दिया तो उसको अयोग्य माना जाएगा। और अगर उसे इस प्रकार राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर अयोग्य घोषित किया गया हो तो, ठीक है ना, अयोग्य घोषित किसी भी चलते। पंचायत की शक्तियां और अधिकार और जिम्मेदारियां, ठीक है ना। पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां देखिए क्या है। राज्य विधानमंडलों के पास विधायी शक्तियां हैं जिनका उपयोग कर वे पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ठीक है ना। जो भी है ये शक्ति भी प्रदान किया जाएगा पंचायत को। कर लगाने और वित्तीय संसाधनों का अधिकार मिलेगा। कर लगाने यानी टैक्स लगाने और वित्तीय संसाधनों का अधिकार मिलेगा। अधिकार। एक राज्य कानून द्वारा पंचायत को कर लगाने और उचित करों, शुल्क, टोल, फीस आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करों आदि को पंचायत को आवंटित भी कर सकता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों का अनुदान सहायता दी जा सकती है, ठीक है ना। पंचायतों का दिया जाता है, अनुदान सहायता भी दिया जाता है। पंचायत वित्त आयोग। संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर ही 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। कब? जब 73वां संशोधन 1992 में हुआ था तो पंचायती वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वहां पे उस राज्यपाल को सिफारिशें भेजने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ये रहा आप लोग का, यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। तो आप लोग इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैंने बताया आपको शुरू में ही कि किन के लिए बहुत उपयोगी है। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स के जो भी पॉलिटिकल साइंस जिनके भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप लोग इसको अब पढ़िए और नोट्स अपना तैयार करिए ताकि जैसे ही आप लोग का पेपर हो आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो।
ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट, अगले नोट्स के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।